फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में जो सीडीपी की आपकी थ्योरी वाली क्लासेस है उनको भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपकी थ्योरी वाली क्लासेस है वो नोटिफिकेशन के बाद में स्टार्ट की जाए या फिर अभी से शुरू कर दी जाए। ठीक है, तो जैसा आप सभी कमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों की यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको सीडीपी के पेड नोट्स हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम है और कम प्राइस में आपको बेहतरीन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820। ठीक है, जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे उसके बाद में आप सभी को डेमो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर नोट्स को परचेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी यहाँ पर कोई डाउट ना हो कि नोट्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चनों को। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लेकर के स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अजर्शन क्या दे रखा है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। एक टीचर को कक्षा में अलग अलग मूल्यांकन के तरीके अपनाने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हर बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। हर बच्चे के अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है, अपने आप में यूनिक होता है, अनोखा होता है। ठीक है, यानी हर एक बच्चा एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि जो टीचर है वो क्लासरूम में अलग टीचिंग मेथड का यूज करे, अलग अलग एग्जाम्पल यूज करे, ताकि सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में चीज़ें आ सके। ठीक है, तो जब बच्चा चीज़ों को सीख एक तरीके से नहीं रहा है तो उसका इवैल्यूएशन यानी कि जो मूल्यांकन है वो एक तरीके से कैसे किया सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो मूल्यांकन भी करना चाहिए ना वो कई पक्षों में करना चाहिए, यानी कि अलग अलग तरीके, ठीक है, विविध प्रकार से करना चाहिए। जैसे कि उसका लिखित मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, उसका खेल कूद प्रशिक्षण कर सकते हैं, उसका जो है मौखिक मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि बच्चे के सभी पक्ष का इवैल्यूएशन, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। ये बात भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम उसका पेंसिल परीक्षण के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा जो है सफल होगा या फिर असफल होगा। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए आपके क्लासरूम में कोई बच्चा है, ठीक है, हो सकता है कि वो पेपर पेंसिल परीक्षण में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हो, बट वही बच्चा जो है मौखिक रूप से बहुत अच्छा कर पा रहा हो। ठीक है, तो किसी एक पक्ष का मूल्यांकन करके हम बाकी सारे पक्षों को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है। ठीक है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो आपका गलत ही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है नियमात्मक, आज्ञानात्मक, अनुकरणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब भी एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा विधि होता है? आगमनात्मक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर जो बच्चे हो बच्चों से आपने पूछ लिया कि आप किस जगह पे रहते हो। ठीक है, तो बच्चे ने जगह का नाम बता दिया। फिर आपने बच्चों से पूछ लिया कि जो है आपके दोस्तों का नाम क्या है। फिर बच्चों ने अपने दोस्तों का नाम भी बता दिया। ठीक है, फिर आप उनसे क्या कहेंगे कि जो जगह का नाम है ना, जो स्थान का नाम है, जो आपके दोस्त का नाम है, उसी को तो हम संज्ञा कहते हैं, है ना। यानी कि आपने एग्जाम्पल जो उदाहरण लिए बच्चों से, उसी के आधार पर आपने बच्चों को एक नियम बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आगमनात्मक विधि। यानी कि जब भी हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? आगमनात्मक। सिंपल सा नाम से समझ में आ रहा है, आगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक का मतलब क्या होता है? जब हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, यानी कि बच्चों को सबसे पहले रूल बता दिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हम बच्चों को एग्जाम्पल दे दिए, है ना। ताजमहल आपका हो गया, राम श्याम सीता। ठीक है, इस तरीके से आपके नाम हो गए। तो ये आपका हो गया निम्नात्मक। और आगमनात्मक में आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो। तो यहाँ पर जो टीचर वो क्या कर रही है ना, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, वही एग्जांपल दिया था। ठीक है, उसके बाद में क्या किया? नियम बना दिया एक, है ना। तो वो क्या हो गया? आपका आगमनात्मक हो गया। तो सिंपल सा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके,
आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जो नंबर में बताए उस पर भी स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं, या फिर मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। देखिए बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। जो टीचर है वो स्वयं ही कठोर नियम बना दे कि क्लासरूम में कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं बोलेगा जब तक टीचर कुछ ना कहे, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है ना। बच्चे जब तक बोलेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे ही नहीं, ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस तरह से होता क्या है, जब टीचर ऐसा कह देते हैं कि क्लासरूम में कोई बच्चा कुछ भी नहीं बोलेगा, तो बच्चा स्कूल आने से डरता है ना। उसको लगता है कि हम टीचर के सामने कुछ कह ही नहीं सकते, वो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, हर बात पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं उनके जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो नियम होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात गलत है। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत। देखिए जो आपकी एनईपी और एनसीएफ है ना, वो क्या कहती है कि अगर बच्चा कोई भी दुर्व्यवहार करता है, ठीक है, तो इसके लिए हम उसके पीछे का रीज़न पता करेंगे कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। क्या उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर जो है कहीं ना कहीं जो टीचर है उसके पढ़ाने में कमी है, ठीक है। यानी कि बच्चे में तो आपको कमी निकालने ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। अगर बच्चा कोई ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो इस तरीके के अगर व्यवहार प्रदर्शित करे तो उसके पीछे का आप रीज़न पता करिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड बनाइए, है ना। बट बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है, बात आपकी एनसीएफ और एनईपी कहती है ना। तो ये गलत हो जाएगा कि हम बार बार उनसे जो अभिभावकों से शिकायत करें। नहीं, अगर हम बच्चे को एक तरीके से इंटरेस्टिंग माहौल दें, पूरा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करें, तो बच्चे जो है सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है ना। तो ये बात गलत हो जाएगा। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की, ठीक है, ये भर्त्सना, मतलब अजीब सा ही वर्ड दे रखा है हिंदी में, ठीक है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि मतलब दंडित करना, है ना। देखिए कभी भी बच्चा मतलब कोई भी चीज़ कर रहा है ना, तो उसके लिए उसको दंड नहीं देना है। आप उसको अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, बट दंड नहीं देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ और एनईपी। तो ये बात भी आपका गलत हो जाएगा कि हम विद्यार्थियों पे कोई नियम थोप दें या फिर उनको दंडित करें, है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। नियम कैसे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जरूरत पड़ने पर उसमें चेंज भी लाएं, है ना। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बच्चे के लिए बना होता है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना होता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ क्या है, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी हम नियम बना रहे हैं, जो भी हम मापदंड बना रहे हैं, वो बच्चे को ध्यान में रख करके बनाए, ठीक है, और बच्चे की भी उसमें सहभागिता हो। जैसे टीचर होते हैं ना, क्या ये आप लोगों के लिए सही है, तो बच्चे जोर से बोलते हैं यस सर, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों की भी सहभागिता है, बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, ठीक है। खेल कूद, घर, कक्षा कक्ष। अब देखिए जो अधिगम है ये तीनों जगह पर हो रहा है ना। आप कहेंगे कि खेल कूद के मैदान में कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी तो बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक कौशल सीख रहा है बच्चा। तो अधिगम हर जगह होता है, ठीक है। हम कहीं पर भी चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में सीख रहे हैं वही हमारा अधिगम है, नहीं। जो हमारी लर्निंग होती है ना, हम कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस, मतलब अपने घर में भी होते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ों को सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। घर, अभी तो मैंने बोला कि घर पे भी आप चीज़ों को सीखते हैं, है ना। बट अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, एक्टिव होना, सक्रिय होना, ठीक है। निष्क्रिय होकर के आप अधिगम नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी रहो, है ना। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, किसी चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहेंगे, ठीक है, तब तक आपका जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो अधिगम है वो कहीं पर भी, किसी भी जगह पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर घर भी है, कक्षा कक्ष में तो आप सीखते ही हैं। तो यहाँ पर तीनों ही बातें सही है आपकी, है ना। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। देखिए जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं वर्ड देखते ही नहीं है और जो है अलग अलग ऑप्शन अपना वहाँ में फिलअप करके चले आते हैं। तो आपको शुरू से ही जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, तो इस पर बिल्कुल ऐसे टिक लगा करके बैठ जाइए कि जो नहीं वाले क्वेश्चन है उसमें तो हमें गलतियाँ करनी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर उसी तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं कि आप उनको देखें ही ना और एग्जाम में गलतियाँ करके चले आए, है ना। तो इसलिए ये नहीं वाले वर्ड पे ध्यान देना है, क्वेश्चनों पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मुद्दों पर चर्चा
और सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि अगर हम बच्चे में समस्या समाधान कौशल का विकास करना चाहते हैं, यानी कि बच्चा जो है जो समस्या है उसके बारे में सोचे, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचे, तो हम क्या करें, चर्चा करें। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी समस्या पे आपसे चर्चा करूं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के अपने अपने विचार होंगे, आप सभी मेरे सामने अपने अपने विचार रखेंगे कि हाँ मैम आप सही कह रही हैं, ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग विचार को प्रकट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कर पाएगा ना, यानी कि उसको अलग अलग तरीके मिलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण था, जो समस्या थी हमारा, उस पर बच्चा अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। तो चर्चा करने से क्या होगा, उसका जो समस्या समाधान कौशल है वो विकसित होगा, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। बट हमसे पूछा क्या है, कौन सा प्रभावशाली नहीं है, ये तो प्रभावशाली होगा क्योंकि अलग अलग विचार बच्चों को पता चलेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समस्या को हल करने के लिए छात्रों का विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। वही तो मैंने बोला, विचार मंथन का मतलब क्या होता है, सभी जो विचार है, जैसे कि एक क्लासरूम में मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया तो वहाँ पर कई बच्चे हैं, ठीक है, 30-35 बच्चे हैं, तो उसमें सभी बच्चों के विचार अलग अलग होंगे, ठीक है। हर एक बच्चा अपना कॉन्सेप्ट बताएगा कि हाँ मेरे यहाँ ऐसे होता है, ये कारण है, वो कारण है, ठीक है। तो जो विचार मंथन होता है ना, उसमें जो बच्चे होते हैं अपने विचार को तो जानते हैं, साथ ही साथ जो सामने वाला बच्चा होता है उसके विचार के बारे में भी जानते हैं, यानी कि कई सारे विचार उनके पास आते हैं, ठीक है, कि हाँ ये भी तो सही बता रहा है, मेरा फ्रेंड भी तो सही बता रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी सही है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को कई प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान कर दी, तो उससे भी समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। एक ही प्रकार की सामग्री प्रदान की तो बच्चा उसी डायरेक्शन में सोच पाएगा, बट कई प्रकार की सामग्री प्रदान कर दी, ठीक है, तो बच्चा उसके बारे में भी सोचेगा, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचेगा, है ना। तो ये भी बात सही है, इससे भी समस्या समाधान कौशल विकसित होगा, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं पर्यावरण प्रदूषण की बात नहीं करूँ, कोई समस्या जो है कोई भी हो सकती है, आपके मैथ के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, साइंस में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो समस्या तो आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या है, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्वनिर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, ठीक है। यानी कि जो बहुत पहले से निर्धारित प्रक्रिया, जैसे कि कई सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय, ठीक है, तो उसी को बच्चा रट लिया, फिर उसी को सुना दिया, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। बच्चे ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, ठीक है, बस किताब की डेफिनेशन ही बता दी जो कि पहले से निर्धारित है ना। तो यहाँ पर ये तरीका आपको मतलब फॉलो करना ही नहीं है, बच्चे से जानिए ना कि उसके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, समस्या समाधान कौशल को विकसित नहीं करेगा, ये तो रटी रटाई डेफिनेशन पर जोर देगा, ठीक है। तो ये आपका गलत है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यही प्रभावशाली पद्धति नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, ठीक है। संरचनावादी कक्षा का मतलब क्या हो गया, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जहाँ पर बात की जाए, बच्चा एक्टिव हो, यहाँ पर सक्रिय हो, ठीक है, सारी चीज़ें बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। मैंने क्या बोला, लर्निंग तभी हो सकती है जब बच्चा क्या हो, एक्टिव हो, सक्रिय हो, ठीक है, सीखना चाहता हो, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे पड़ा हुआ दिन भर सो रहा है तो उसकी लर्निंग हो जाएगी, अधिगम हो जाएगी, नहीं, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, आपकी लर्निंग नहीं हो सकती। तो ये बात गलत हो जाएगी आपके यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन क्या है, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि बच्चे जो हैं, है ना, जो पाठ्य पुस्तक में चीज़ें दी गई उसी पे हम जो उनको रटने पर जोर दिए जा रहे हैं, उनको याद कराया जा रहा है कि इसी को रट लो, है ना, इसी को याद कर लो। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। जो आपकी NEP और NCF वो क्या कहती है कि जो बच्चे की रियल लाइफ है, जो बच्चे की वास्तविक दुनिया में, वहाँ से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाएं, है ना, यानी कि वहाँ का एग्जाम्पल बच्चे को बताएं ताकि बच्चा वहाँ से चीज़ों को रिलेट कर पाए, जोड़ पाए, जो उसने आसपास अपने देख रखी है। अगर हम उसका एग्जाम्पल देंगे बच्चे को तो बच्चा वहाँ पे जो है क्या करेगा, संबंध जोड़ पाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है कि आप बच्चों को याद करा दे जो पाठ्य पुस्तक में चीज़ें दे रखी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। देखिए जो बच्चा होता है उसको क्लासरूम में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है, यानी बच्चे के माइंड में आखिर क्वेश्चन चल क्या रहा है, बच्चे की जिज्ञासा क्या है, बच्चा किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर दे रखा है प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, तो ये आपका नहीं होगा। कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीईआरटी भी कहती है, ठीक है। पिछले अनुभव का मतलब क्या, जो चीज़ें वो पहले से जानता है, जो चीज़ें उसने अपने इन्वायरमेंट में देख रखी है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि जब हम आपको जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, जो चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल देकर के बताते हैं तो आप तुरंत ही रिलेट कर पाते हैं। तो इसी तरह बच्चा भी होता है ना, जो चीज़ उसने अपने आसपास इन्वायरमेंट में देख रखी है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में वो जानता है, अगर आप उसका एग्जांपल बच्चे को देंगे तो बच्चा वहाँ से तुरंत ही रिलेट कर पाएगा, हाँ मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है, या फिर हाँ ये तो मैंने देख रखा है सर आप सही बता रहे हो, या फिर मैम आप सही बता रही हो, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, ठीक है। अवरोधक का मतलब क्या, यानी कि बच्चों के लिए सही नहीं रहेगी, ठीक है, अधिगम में रुकावट का काम करेगी, है ना। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, है ना। कहा भी जाता है ये इंसान गलतियों से ही सीखता है, बिल्कुल सही बात है ना। बच्चा क्या करता है, अपनी गलतियों से ही चीज़ों को सीखता है ना। तो त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का ही पार्ट होती है, हिस्सा होती हैं। तो ये बात तो आपकी सही है, ठीक है। तो ये तो अवरोधक होगी नहीं, ये तो सीखने में हेल्प करती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य नहीं, ये शर्मनाक कार्य नहीं होता है, ये सीखने में हेल्प करता है। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी कि ये लज्जाजनक यानी कि शर्मनाक काम है, बच्चे से त्रुटियां हो ही ना, इस तरीके से कहा जाए, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, यही क्या होगी, अवरोधक हो जाएगी। जिस दिन बच्चों को ये लग गया ना कि हम गलतियां कर रहे हैं, ये मेरे लिए शर्मनाक है, ये लज्जाजनक है ना, या फिर बच्चों को लगेगा भी कैसे, वो टीचर ही रियलाइज करवाते हैं बच्चों को, है ना, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको बच्चे के साथ में नहीं करनी है, फिर बच्चा आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर यही बात गलत है, यही जो है बच्चे के विचारधारा में अवरोधक होगी, ठीक है, या फिर अधिगम में अवरोधक होगी यानी कि रुकावट पैदा करेगी। और यही काम आपका यहाँ मतलब यही क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चा कितना उस चीज़ को समझ पाया, ठीक है, कहाँ पर उसका सीखने में कमी रह गई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाएंगे, बदलाव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो त्रुटियां होती हैं, बच्चे की जो गलतियां होती हैं, ये टीचर को भी पता करने में हेल्प करती हैं कि कहाँ पर बच्चे के सीखने में कमी रह गई है, ठीक है, किस तरीके से हमको पढ़ाना है बच्चे को, है ना। और बच्चे के लिए तो हेल्पफुल होती ही हैं। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यानी कि बच्चा डरे नहीं त्रुटियां करने से, ठीक है, जो गलतियां उससे डरे ना, अगर उससे गलतियां हो रही हैं तो बच्चा उसे सीख रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है डर के बिना या फिर डांट के भय के बिना, कि बच्चे को डांट पड़ जाएगी इसलिए गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, तो फिर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेगा, है ना। उसको जब यही डर लगा रह जाएगा कि अगर मैं गलती करूंगा तो टीचर मुझे डांटेंगी या फिर जो है मुझे पिटाई करेंगी, है ना, तो ये बच्चा कुछ चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहेगा, उस क्वेश्चन को लगाना ही नहीं चाहेगा, है ना। जब उसको ये डर ही ना हो कि मैं क्वेश्चन कैसे भी लगाऊं, टीचर नहीं मुझे डांटेंगे, ठीक है, टीचर मुझे बताएंगे, समझाएंगे, है ना, बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। तो ये बात भी आपकी यहाँ पर जो है सही, यानी तीन बातें आपकी तो यहाँ पर सही है। अवरोधक पैदा नहीं करेंगे, रुकावट पैदा नहीं करेंगे बच्चे के सीखने में, एक ही चीज़ है जो कि बच्चे के सीखने में रुकावट पैदा करेगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा है ना, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, जब भी किसी काम को करने के लिए आप बाहरी रूप से विपरीत हो। बाहरी रूप से विपरीत का मतलब क्या, कई बार कह देते हैं पेरेंट्स बच्चों को कि अगर तुमने 12th में टॉप कर लिया तो हम तुम्हें आईफोन दिलाएंगे या फिर बाइक दिलाएंगे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं कहते थे, हालांकि अभी मतलब बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे के पेरेंट्स, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हैं, ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा दे रहे हैं, कोई बाहरी कारक दे रहे हैं कि बच्चा उसके लिए मोटिवेटेड होकर क्या करेगा, 12th में अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। या फिर कई बार बच्चे भी क्या कहते हैं कि हमें प्राइज़ पाना है इसलिए मैं 12th में अच्छा स्कोर करूँगा, या फिर मुझे जो है अपने फ्रेंड से ज़्यादा स्कोर करना है इसलिए मैं 12th में अच्छा स्कोर करूँगा। तो ये सारे रीज़न क्या है, बाहर के हैं, है ना। आंतरिक रीज़न यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब बच्चा अंदर से उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो, उसे किसी को कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बच्चा खुद अपने आप ही जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट में है, ठीक है, सिंगिंग में है या फिर पढ़ने में है, तो वो सारी चीज़ें बच्चा अपने आप ही करता है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती है ना।
जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है आप उस काम को अपने आप ही करते हैं, वो क्या होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी की तरफ आप जो है कार्य करिए, ठीक है। उस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप खुद करते हो, ठीक है। जबकि जो बाहरी अभिप्रेरणा होता है ना, ये कुछ ही टाइम तक रहता है, उसके बाद में समाप्त हो जाता है। जैसे कि बार बार बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है, बच्चा जब तक पुरस्कार पाता है तब तक काम को करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके बाद जब पुरस्कार नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि कोई मोटिवेशन है ही नहीं लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, ठीक है। तो देखिए जो अमन है ना, वो यहाँ पर क्या किसी बाहरी कार्य के लिए कार्य कर रहा है, नहीं, अपने अधिगम को, अपने जो सीखना है उसको दृढ़ करना चाहता है, उसको अच्छा करना चाहता है ना। इसलिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग स्रोतों का जो है हेल्प ले रहा है, सहायता ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, क्योंकि वो खुद सीखना चाहता है, उसको कोई बाहरी रीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करते हैं, यानी कि उसको इनाम पाना है ना, उसको पुरस्कार पाना है, इसलिए वो विभिन्न स्रोतों से खोज रहा है कि मैं क्या पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, है ना। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कि जॉब करना होगा, ठीक है, ज़रूरत है ना। तो वो क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको कि जॉब इसलिए करना है क्योंकि जो है वो चाहते हैं, मतलब उनका अंदर से यही बचपन से वही है कि मुझे टीचर बनना है ना। तो ये क्या हो गया, वो इंटरनल रूप से भी प्रेरित हैं। बट कुछ लोग जॉब इसलिए करना चाहते होंगे क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, या फिर जो है मेरे घर के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर हम जो है बहुत ऐसी फैमिली से, कुछ लोग तो मजबूरी में कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट की अपनी अपनी परिस्थिति है ना। तो कुछ लोग जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में ना जा करके जिस फील्ड में पैसे मिल रहे हैं उस तरफ उनका जाना कहीं ना कहीं मजबूरी बन गया है ना। तो चलिए अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर इनाम की बात कर दी जाती है ना, बाहरी पुरस्कार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। सितार अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, यानी कि जो बच्ची है सितारा, ठीक है, वो स्व संतोषण के लिए, ठीक है, बड़ों से क्या कर रही है, प्रतिपुष्टि ले रही है, यानी खुद के लिए काम कर रही है। तो क्या हो गया, इंटरनल मोटिवेशन। तो ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचियों एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप को नियमित रूप से अभ्यास करें, यानी कि हम अपनी क्रियाकलाप को, है ना, नियमित रूप से अभी अभ्यास करें, क्योंकि हम अपनी क्षमताओं को विकसित करें, है ना, अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाएँ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, यहाँ पर हो सकता है कि बाह्य अभिप्रेरणा दे रखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो जब बच्चा खुद से अपने लिए कार्य करे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता और निष्पादन, आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को तो यहाँ पर हटा ही दीजिए क्योंकि इसकी बात है नहीं, है ना। जो कोविड है ना, ये क्या प्रतियोगिता को प्रभावित करता है, नहीं, ये किसको प्रभावित करता है, संज्ञान और संवेग। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा ना वो हमारे दिमाग पर पड़ा और जो हमारे इमोशंस है उन पे पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, है ना। जो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नकारात्मक रूप से, यानी कि निगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा, तो हमारे मस्तिष्क पे पड़ा, है ना। हमारे सोचने जो समझने की जो क्षमता थी, है ना कहीं वो कोविड की वजह से कई सारे मतलब फैमिली मेम्बर में कई लोगों की डेथ हुई, है ना, उस वजह से इम्पैक्ट पड़ा, या फिर कहीं ना कहीं उसको लेकर के हमारे मन में एक डर आ गया। तो डर भी क्या है, आपका एक संवेग ही तो है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, हमारे संज्ञान और संवेग पे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्व निर्देशित, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि अधिगम यानी जो हमारी लर्निंग है वो बेहतर कब होगी, जब हमें टीचर निर्देश करेगा, या फिर जब हमारे जो दोस्त हैं वो निर्देशित करेंगे, या फिर हम जब पाठ्य पुस्तकों से पढ़ेंगे, या फिर जब हम खुद को निर्देशित करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। आप मुझे भी पता है, तो आप सभी मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर देगा कि इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए
आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन। बाकी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप सभी नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपकी क्लास बनाने में फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, ना ही मैं कभी वीडियो के बीच में बोलती हूँ, ठीक है। बट प्लीज़, ठीक है, अभी मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ आप सभी जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ पर मतलब वीडियो पूरा देखते हैं बट सब्सक्राइब ना ही कुछ कमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी यहाँ से हेल्प मिल रही हो, थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाइए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो मैं यहाँ तक कहती हूँ आपको कि आप मुझे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे, ठीक है, 7706974820, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को जो है दोबारा से, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है पूरा और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, कहाँ पर आपको डाउट है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन में अच्छी तरीके से बता पाऊँगी, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस क्लासेस भी हुई है ना, उसमें भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है। तो CDP के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए आपके सीटेट में, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। तो प्रीवियस क्वेश्चनों की टेंशन लेने की तो आपको जरूरत ही नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा दूंगी ना कि आपको CDP में एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो CDP की आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। अभी आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 4 से 5 ही क्लासेस हुई है, इसमें कि मैंने बहुत ही थोड़े थोड़े से क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, बट पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कराए हुए हैं, ठीक है। तो उनको जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो तो मैंने बता ही रखा है कि उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।